हेलो नमस्ते मित्रों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाएं एवं उनके शरण। पिछले वीडियो में हमने जाना था फ्रांस में आखिर क्रांति हुई क्यों, उसके कारणों को जाना था, जैसे सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, और वहाँ पर जनता में बौद्धिक चेतना जागृत कैसे हुई उनके बारे में भी जाना था। और जो सुधार के थोड़े बहुत प्रयास हुए थे वो किस किस ने किए थे उसके बारे में भी हमने जाना था, और क्या क्या थोड़े बहुत प्रयास किए थे उनके बारे में हमने जाना था। और उसी के संदर्भ में हमने जाना था कि तुर्गो जो वित्त मंत्री बना उसने भी थोड़े बहुत प्रयास किए सुधार के। उसके बाद में नेकर एक बेकर, और उसके बाद में क्या होता है, कैलोन है वो वित्त मंत्री बनता है। कैलोन वित्त मंत्री बनता है तो वो सभी के लिए समान अधिकारों की बात करता है। तो उसने उसके प्रति हैं वो कुलीन और पादरी वर्ग हैं उसके प्रति विरोध करते हैं। तो उसी के कारण वो अपना कुलीन और पादरी लोगों का विरोध के कारण वो अपने पद से त्याग पत्र दे देता है। कौन? कैलोन है वो उस वर्गों के प्रति विरोध के कारण वो अपने पद से त्याग पत्र दे देता है। और जो वो अपने त्याग पत्र दे देता है, अगर अब कैलोन है वो अपने त्याग पत्र दे देता है वित्त मंत्री पद से, तो राजा के पास है कर लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, और राजा है वो जनता पर कर लगाने लगता है। तभी जो पेरिस और फ्रांस की पार्लियामें हैं उसका जोरदार विरोध करती हैं। पार्लियामें क्या होती हैं आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्लियामें जो उस न्यायालयों के समक्ष होती हैं, जो कानूनों को, जो भी कानून है, नए नए कानून, उनको रजिस्टर करने का कार्य है वो पार्लियामें करती हैं। उस समय कुल मिलाकर फ्रांस में 13 पार्लियामें थी, और तब वहाँ पर 13 पार्लियामेंट थी। कहाँ पर? फ्रांस में। तो इन पार्लियामों ने भी विरोध किया। जब राजा कर लगाने लगा तो इन पार्लियामों, फ्रांस पेरिस की पार्लियामें और भी अन्य पार्लियामें थी, इन्होंने इसका विरोध किया। और जनता और सेना और ये पार्लियामें तीनों एक हो गए और इन्होंने एस्टेट जनरल को बुलाने की मांग रखी। एस्टेट जनरल के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी बहुत बताया था। जैसे कि मैंने बताया था कि एस्टेट जनरल का प्रथम अधिवेशन है 1320 में होता है। एस्टेट जनरल का प्रथम अधिवेशन 1320 में होता है, और 1614 की ईस्वी के बाद में उसका एक भी अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है एस्टेट जनरल का। और फिर है अब 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल को फिर से बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? जब कैलोन है अपना त्याग पत्र दे देता है तो उसके बाद में राजा के पास कर लगाने का अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, तो राजा है वो कर लगाता है। तो जो पार्लियामें है, पेरिस की पार्लियामें, अन्य पार्लियामें, वो इसका विरोध करती हैं। तो जनता और सेना और पार्लियामें तीनों ने मिलकर एस्टेट जनरल की बुलाने की मांग रखी। तभी ये एस्टेट जनरल का आह्वान हुआ 5 मई 1789 ईस्वी को। कैलोन के त्याग पत्र देने के बाद राजा के पास नए कर लगाने के अलावा कोई सारा रास्ता नहीं बचा। लेकिन पेरिस की पार्लियामें सहित अन्य पार्लियामों ने इसका जोरदार विरोध किया। जब राजा कर लगाने लगा तो पेरिस की जो पार्लियामें थी और अन्य जो भी पार्लियामें थी इसका घोर विरोध किया। साथ ही इन्हें रजिस्टर करने से भी इनकार कर दिया। तो कानून है, कानूनों को रजिस्टर कौन करता? पार्लियामें ही कानूनों को रजिस्टर करती थी। तो पार्लियामेंट ने ये इनकार कर दिया कि हम इसे रजिस्टर नहीं करेंगे, कर लगाना है इसको हम रजिस्टर नहीं करेंगे। जनता व सेना भी पार्लियामेंट के साथ हो गई, और जनता और सेना है वो भी पार्लियामेंट के साथ आ गई। अब सभी ने एक मत होकर एस्टेट जनरल को बुलाने की मांग शुरू हुई। सभी एक हुए और एस्टेट जनरल थी उसको फिर से बुला दे की, जो 1614 के बाद में बंद पड़ी हैं उसको बुलाने की मांग की। लेकिन अब एस्टेट जनरल बुलाने की मांग शुरू की। राजा ने नेकर को पुनः वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया। जो तुर्गों के बाद में नेकर एक बेकर वित्त मंत्री बनाया गया था, उसको राजा ने अब क्या कर दिया, वापस से वित्त मंत्री बना दिया। राजा ने नेकर को फिर से वित्त मंत्री बना दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एस्टेट जनरल का पहला अधिवेशन 1320 ईस्वी में
फिलिप द फेयर के समय हुआ था। जो पहला अधिवेशन है वो किसके समय हुआ था? फिलिप द फेयर के समय में हुआ था। लेकिन 1614 ईस्वी के बाद कोई भी उसका अधिवेशन नहीं बुलाया गया। 1614 ईस्वी के पश्चात उसका एक भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया। इस संस्था में तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व था। जो ये संस्था थी इसमें सभी तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व था। लेकिन क्या था, जो कुलीन और पादरी वर्ग थे इनका ये मत दो दो देते थे। वैसे सभी का मत होना चाहिए, एक एक मत सभी का होना चाहिए था। लेकिन ये जो कुलीन और पादरी वर्ग के लोग हैं वो दुगुना मत देते थे, अपना है दुगुना मत देते थे। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उसको केवल इकराई मत देने का अधिकार रखा गया था। लेकिन जब ये अभी 1705 में 1789 के तब अधिवेशन होता है, उसमें क्या होता है, किसकी सामान्य वर्ग की जो संख्या है वो दुगुनी कर दी जाती है और जो कुलीन और पादरी वर्ग हैं उनकी इकरी कर दी जाती है। किसमें? इसमें जो 5 मई 1789 के अधिवेशन में पहला क्या था, पहले था केवल जो पादरी और कुलीन वर्ग हैं वो अपने सदस्यों की संख्या दुगुनी कर देते थे और वैसे करके बहुमत में रहते थे। और जो सामान्य जनता थी उनको इकरी सदस्यता थी। ये संस्था सलाहकारी संस्था थी। यहाँ बैठने वाले पादरी, कुलीन व जन साधारण एक एक वर्ग के रूप में बैठते थे तथा कुल मत भी 3 होते थे। अतः कुलीन व पादरी वर्ग 2 मत डाला जाता था। तो क्या था, इसके सभी को डालने का अधिकार एक एक था, इन तीनों को, कुलीन, पादरी और सामान्य वर्ग को। लेकिन ये क्या करते थे, ये कुलीन और पादरी 2-2 मत डालते थे और ये सामान्य वर्ग 1। लेकिन तो क्या होता है, इस जो 1789 ईस्वी की जो प्रथम जो अधिवेशन होता है स्टेट जनरल का 1789 5 मई को, उसमें ऐसा नहीं होता है। अतः कुलीन व पादरी वर्ग 2 मत डाल बहुमत में रहता था। राजा ने नेकर की सलाह मानते हुए साधारण वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या दुगुनी कर दी। नेकर ने राजा को समझाया और कहा कि इनको भी सम्मान मिलना चाहिए, अन्यथा ये कुलीन और जो उस वर्ग और पादरी लोग हैं ये इनको ऊपर उठने नहीं देंगे। इनकी ये बात मानकर राजा को जैसे तैसे समझाकर नेकर ने ये मनवा लिया और ताकि कुलीन व पादरी वर्ग को, पादरियों को कर देने हेतु विवश कर दिया जाए। नेकर ने ये राजा को समझाया कि इनकी संख्या, जो साधारण वर्ग हैं इनकी संख्या दुगुनी कर दिया जाए ताकि जो ये साधारण वर्ग, जो पादरी और कुलीन वर्ग हैं ये भी कर देने के लिए तैयार हो जाए, विवश हो जाए। पहले ये कर नहीं देते थे। साधारण वर्ग व्यक्तिगत रूप से मत की मांग कर रहा था। साधारण वर्ग कह रहा था कि व्यक्तिगत रूप से ही मत दो, लेकिन जो पादरी और कुलीन वर्ग थे वो इसके विरुद्ध थे, विपरीत थे, ताकि उनकी उपस्थिति प्रभावी ढंग से कुछ निर्णयों को पारित कर सके। दूसरी ओर कुलीन व पादरी वर्ग श्रेणी के अनुसार मत देने के इच्छुक थे। वे चाहते थे कि श्रेणी के अनुसार ही मत मिले। जैसे कि हमारे पादरी हैं तो हमारे 1 मत मिलेगा, आप सामान्य वर्ग हो तो आपका भी 1 वर्ग, बस ऐसे देने के पक्ष में थे वे। लेकिन जो साधारण वर्ग हैं वो व्यक्तिगत रूप से, और ये विरोध क्यों कर रहे थे पादरी और कुलीन वर्ग, क्योंकि ये संख्या में इनसे कम थे। किनसे? जो साधारण वर्ग थे उनसे ये कम थे। इसीलिए क्यों कि अगर व्यक्तिगत रूप से ये हो गया मत देने का तो हम बहुमत में नहीं रहेंगे, इसीलिए ये इसके विपरीत थे। 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल का प्रथम अधिवेशन है। स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाता है। प्रथम अधिवेशन तो 1320 में बुलाया जाता है, लेकिन फिर से है 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। तीनों वर्गों ने अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया और उस दिन तीनों वर्गों ने अपने अपने चुनाव किया। तो चुनाव में क्या रिजल्ट आया ये देख सकते हैं। किसको कितने मत मिले। पादरियों को 308 और 285 कुलीन वर्ग को और 721 साधारण वर्ग के सदस्य चुने गए।
पादरियों के 308 सदस्य चुने गए और 285 सदस्य कुलीन वर्ग के चुने गए और 721 सदस्य साधारण सदस्य जो साधारण वर्ग थे उसके सदस्य 721 चुने गए सबसे ज़्यादा। अगर कुलीन और पादरी वर्ग दोनों के सदस्यों को मिला लिया जाए तो भी ये बहुमत में नहीं आएंगे। इसी प्रकार कुल मिलाकर ये कितने हो गए, साधारण और पादरी और कुलीन वर्गों को मिलाकर 1216 सदस्य होते हैं और वैकल्पिक सदस्यों को मिलाकर 1600 के आसपास इनकी सदस्य संख्या होती है। कुल मिलाकर हैं वो 1600 के आसपास थी हो गई। उद्घाटन भाषण में राजा ने अधिवेशन की कार्य प्रणाली का जिक्र नहीं किया। जब उद्घाटन किसका, स्टेट जनरल का उद्घाटन किया, तो राजा ने जब भाषण दिया तो उसमें स्टेट जनरल की जो कार्य प्रणाली के बारे में कुछ भी उन्होंने जिक्र बिल्कुल सा नहीं किया। तृतीय सदन किसे कहते हैं, साधारण वर्ग को तृतीय सदन कहते हैं। तृतीय सदन के सदस्य तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की मांग कर रहे थे। साधारण वर्ग के लोग हैं वो ये चाहते थे कि तीनों वर्गों की संयुक्त बैठक हो, लेकिन प्रथम व द्वितीय सदन कौन, पादरी व कुलीन वर्ग इसके विपरीत थे कि इनके साथ हम सभा नहीं करेंगे, बैठने को तैयार नहीं थे। अब विशेष अधिकार युक्त कौन थे, कुलीन व पादरी वर्ग, और विशेष अधिकार विहीन कौन थे, सामान्य वर्ग। इनके बीच में एक दूसरे के सामने थे ये दोनों ही, जिनके हित परस्पर विरोधी थे। दोनों के हित समान नहीं थे, अलग अलग थे, परस्पर विरोधी थे। अब ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि तीनों वर्गों के 3 मत हो या सदन एक ही हो, प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार प्राप्त हो, इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। तब फिर ये प्रश्न उठने लगा वहां पर कि भाई की व्यक्ति के अनुसार मत मिले या जाति के आधार पर मत मिले। ये अब सवाल वहां पर खड़ा होने लगा कि वर्गों के आधार पर मत मिले या फिर व्यक्तिगत रूप से मत मिले। इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ वहां पर, उस दिन है इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ 5 जून के दिन। अब क्या होता है देखो, 28 मई 1789 ईस्वी को आबेसाइस व वेली नामक विधिवेता जनसाधारण वर्ग के पक्ष में सम्मिलित हो गए। कौन, 28 मई 1789 ईस्वी को क्या होता है, आबेसाइस व वेली नामक विधिवेता जो कानून के जानकार थे वो जनसाधारण वर्ग में सम्मिलित होते हैं। वो कुलीन वर्ग के थे, वो जनसाधारण वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे जनसाधारण वर्ग को प्रेरणा मिलती है और वो उत्तेजित और प्रोत्साहित होकर 17 जून 1789 ईस्वी को क्या कर देते हैं, जनसाधारण वर्ग ने संयम की सभा, राष्ट्रीय महासभा, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। संयम की सभा को क्या घोषित कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 19 जून को पादरी वर्ग भी इसके पक्ष में सम्मिलित हो गया और 19 जून को क्या हुआ, पादरी वर्ग है वो भी इसके पक्ष में सम्मिलित हो गया, मिल गया। जब 20 जून 1789 को वे बैठक में आए तो राजा ने सभा भवन पर ताला लगवा उसे बंद कर दिया। अब क्या हुआ, ये सभी मिलकर पादरी और सामान्य वर्ग और आबेसाइस और वैली नामक जो कुलीन, ये मिलकर वहाँ आए सभा में। तो राजा ने क्या कर दिया, 20 जून को वो जब आए वहाँ तो राजा ने क्या कर दिया, सभा भवन पर ताला लगवा दिया। क्या कर दिया, सभा भवन पर ताला लगवा दिया। अब सभी जो क्रांतिकारी हैं, जनता है, पूरे गुच्छे में है और टेनिस कोर्ट है वहाँ पर शपथ लेती हैं कि जब तक हम इस देश का नया संविधान नहीं बनाएंगे तब तक हम इसी मैदान में डटे रहेंगे। ये वहाँ पर शपथ ली जाती है 20 जून 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट की, जिसे टेनिस कोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसकी शपथ। 20 जून 1789 ईस्वी को राजा ने कुलीनों के पक्ष में सभा भवन पर ताला लगवा दिया। इस परिस्थिति में जनसाधारण वर्ग के पास टेनिस मैदान पर ही सभा कर डाली। वहाँ पर लॉक लगा दिया। तो क्या कर दिया, पास एक टेनिस का मैदान था, वहाँ पर सभा
कर डाली और वहाँ पर ये शपथ ली जाती है। मिराबो व ओबेसाइस भी इसमें सम्मिलित हुए। मिराबो और ओबेसाइस हैं वो भी इसमें सम्मिलित थे। सभी सदस्यों ने संविधान सभा बनने तक उसी मैदान में डटे रहने की शपथ ली। मोनियर द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर ये शपथ ली गई कि ये शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानी जाएगी। ये किसके द्वारा रखे गए प्रस्ताव के आधारित हैं? मोनियर द्वारा। राष्ट्रीय महासभा 27 जून 1789, इसमें जनता की जीत होती है और आखिरकार राजा को असफल होकर क्या करना पड़ता है? तीनों वर्ग की संयुक्त बैठक के लिए आदेश देना पड़ता है। आदेश देता है राजा। 27 जून 1789 को राजा ने असफल होकर तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का आदेश दे दिया। ये फ्रांस की जनता की विजय थी। अब राष्ट्रीय महासभा को संविधान सभा कहकर संबोधित किया गया। जब ये 28 मई 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय महासभा जो घोषित की, तब राजा ने क्या कर दिया? मना कर दिया। संयुक्त बैठक करने का मना कर दिया। लेकिन इसके एक महीने के बाद 27 जून को राजा है वो आदेश दे देता है। अब बासिल दुर्ग का पतन होता है। कब होता है बासिल दुर्ग का आपको पता होगा। पतन कब होता है? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बासिल दुर्ग का पतन होता है। 1789 ईस्वी में पतन। संविधान सभा के कार्य के दौरान ही राजा ने रानी व कुलीनों के दबाव में नेकर को वित्त मंत्री पद से पदच्युत कर दिया। साथ ही सेना को बोला भेजा। इसमें विदेशी सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। तो अब राजा ने क्या कर दिया? रानी और कुलीन वर्ग, अब राजा ने यह आदेश तो दे दिया कि संयुक्त बैठक होगी। तो अब क्या करे? संयुक्त बैठक होगी तो अब कुलीन और जो रानी थी आत्मानेत, उसका राजा पर प्रभाव और दबाव पड़ने लगा। तो उसी दबाव में आकर राजा ने क्या कर दिया? नेकर को वित्त मंत्री पद से हटा दिया और विदेशी सेना बुला ली अपने पास। जनता में इसकी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने नेशनल गार्ड संगठन का गठन कर लिया। किसने? जनता ने नेशनल गार्ड संगठन का गठन किया, जो जनता की जान माल की सुरक्षा करने वाला था। केसमाइल देशमोला नामक नेता ने जनता को हथियार उठाने हेतु आह्वान किया। जनता को हथियार उठाने के लिए आह्वान किस नेता ने किया? केसमाइल देशमोला नामक नेता ने। 14 जुलाई को पेरिस में भीड़ ने बास्तिल नामक किले पर अधिकार कर वहाँ के कैदियों को छुड़ा लिया। जो बास्तिल दुर्ग में सामान्य वर्ग को कैदी कर रखा था, उनको बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण किया। किस? सामान्य वर्ग के लोगों ने 14 जुलाई को आक्रमण करके जो पेरिस में जो बास्तिल दुर्ग था उस पर आक्रमण करके जहाँ पर कैदी थे उनके भाई साधारण वर्ग के लोग, उनको छुड़ा लिया। यह किला जनता पर अत्याचार का गवाह रहा। इसी किले में जनता का अत्याचार होता था। इसका पतन राजनीतिक रूप से निरंकुश शासन का अंत था। इसका पतन हुआ तो राजनीतिक रूप से निरंकुश जो शासन था उसका अंत भी इसी के साथ हो गया। जनता ने राजा के सफ़ेद झंडे को त्याग कर लाल, सफ़ेद व नीले रंग के झंडे को अपना लिया। और जनता ने क्या कर दिया? जनता के जो सफ़ेद झंडा था उसको त्याग करके लाल, सफ़ेद व नीले रंग के झंडे को अपना लिया और 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। 14 जुलाई के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। किसानों ने सामंतों व जमींदारों के घर, संपत्ति व दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। किसानों ने क्या कर दिया? जो जमींदारों और सामंतों के घर थे, संपत्ति थी, दरवाजे थे, दस्तावेज थे, जो भी थे, दरवाजे नहीं दस्तावेज थे, उन सभी को जलाकर राख कर दिया। बास्तिल दुर्ग के पतन पर राजा लुई के ये शब्द थे, अरे ये तो विद्रोह है। राजा ने क्या कहा? अरे ये तो विद्रोह हो गया। लेकिन उसके पास एक खड़ा था विद्वान ल्यांकुर। उसने क्या कहा? नहीं सरकार, ये तो क्रांति है, क्रांति।
ये उनके कथन है। विशेष अधिकारों का अंत, जो विशेष अधिकार पादरी और कुलीन लोगों के थे, उनका अंत कब होता है? 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। 4 अगस्त 1789 ईस्वी की रात फ्रांस में एक नए युग की शुरुआत लेकर आई, यानी युगांतरकारी। सर्वप्रथम नो आइए नामक कुलीन ने घोषणा की कि समस्त समस्याओं का कारण करों की असमानता और विशेष अधिकार हैं। मैं अपने विशेष अधिकार को त्यागता हूँ। 4 अगस्त 1789 को ये कब हुआ था? सर्वप्रथम किसने किया था? किसने अपने अधिकारों को सर्वप्रथम त्यागा था? नो आइए नामक कुलीन ने। किसने? नो आइए नामक कुलीन ने घोषणा की कि समस्त जो भी हैं, जो ये करों की जड़ हैं, समस्याएं हैं, जनता हैं, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है करों की असमानता। जैसे कि हमें कर नहीं देना पड़ता है, हमें कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों को कर नहीं देना पड़ता है, लेकिन जनता को कर देना पड़ता है। इसीलिए ये करों की असमानता है। और इसीलिए मैं अपने विशेष अधिकार हैं मेरे पास, उसको मैं त्यागता हूँ और मैं भी सामान्य वर्ग में सम्मिलित होता हूँ और अपने विशेष अधिकारों को त्यागता हूँ। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। अब कुलीनों और पादरी वर्ग ने स्वयं विशेष अधिकार त्याग दिए, खुद ने विशेष अधिकार त्यागने लगे और त्याग दिए। पादरियों द्वारा सभी धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। पादरियों ने जो भी सभी धार्मिक कर लगता था उसको समाप्त कर दिया। न्यायाधीशों ने उपाधियों का त्याग दिया। न्यायाधीशों ने जो भी उपाधियां थी उनकी, उसको त्याग दिया। सरकारी सेवाओं के द्वार सभी के लिए समान रूप से खोल दिए। सरकारी अगर सेवा सही है तो पहले क्या था? कुलीन और पादरी वर्ग दोनों को मिलता था, सामान्य वर्ग को ले, अब सभी के लिए खोल दिए गए। अब मानव अधिकारों की घोषणा कब होती है? 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव अधिकारों की घोषणा होती है। राष्ट्रीय महासभा ने लफायत के प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया। किसने? राष्ट्रीय सभा थी, उसने लफायत के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में क्रांति के वे निश्चित उद्देश्य व सिद्धांत निहित थे जिन्हें जनता समझ पाए और वे भविष्य में बनने वाले संविधान का आधार बने। तो इसमें क्या लिखा हुआ था? जो मानव का घोषणा पत्र था उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो ऐसे सिद्धांत सम्मिलित थे जिसे जनता समझ सके और भविष्य के लिए जो संविधान बनाने के लिए आधार बन सके। मानव अधिकारों की घोषणा के इस पत्र के संबंध में एक्टन का कथन था, ये कागज का टुकड़ा नेपोलियन की विजय से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जनता को अपने अधिकार मिल रहे हैं। विजय तो क्या, यहाँ तो अधिकार ही नहीं है, तो विजय से तो ये बड़ा है। ये किसने कहा था? एक्टन ने। एक्टन के संबंध में ये मिलता है। और मानव अधिकारों की घोषणा की तो उनमें कौन कौन से मानव अधिकार की घोषणाएं सम्मिलित हैं उनके बारे में हम जानते हैं। मानव अधिकारों की घोषणा पत्र में ये है, मनुष्य के जन्म से प्राप्त कुछ अधिकार प्राकृतिक होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, इन्हें छीना नहीं जा सकता, लेकिन एक मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होनी चाहिए। पहला ये था वहाँ पर घोषणा की तो उसमें कि मनुष्य को जो प्राकृतिक अधिकार मिले हैं उसकी स्वतंत्रता, उसको हमें नहीं छीनना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब दूसरा एक मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसे उसकी स्वतंत्रता में बाधक आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मनुष्य है वो अपनी स्वतंत्रता से दूसरे मनुष्य को बाधा में डालता है, ऐसी नहीं होना चाहिए। बिना कानूनी आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिना कानून के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राज्य नागरिकों की जान, माल एवं अधिकारों की सुरक्षा हेतु है। राज्य हैं वो जनता की जान, माल और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। राज्य का कानून उस राज्य के व्यक्तियों की इच्छा की अभिव्यक्तियां हैं। और जो राज्य का कानून है वो क्या है? जो राज्य के व्यक्ति हैं उनकी अभिव्यक्ति हैं, इच्छा की अभिव्यक्ति हैं, उनके इच्छा के अनुसार कानून है।
योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में जाने का सभी को अधिकार है। सभी को अधिकार है अपनी योग्यता के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, वर्गों के आधार पर नहीं। निजी संपत्ति का अधिकार लागू किया गया। मजहब की स्वतंत्रता का अधिकार लागू किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता दी गई सभी को, कोई भी धर्म चलेगा यहाँ पर। अभिव्यक्ति यानी बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता सभी को दी गई मानव अधिकारों की घोषणा पत्र में। अब है स्त्रियों का अभियान। स्त्रियों का अभियान, स्त्रियों ने भी अभियान किया था। उसमें फ्रांस की क्रांति में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो स्त्रियों ने भी अक्टूबर के महीने में 5 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर को 7-8 हज़ार महिलाओं ने अभियान किया था। राजा के महल तक गई और ये नारा लगाने लगी कि हमारे रोटी देने वाला हमारे साथ है। तो चलिए अब जानते हैं स्त्रियों का अभियान कैसा रहा, क्या था उसके महत्वपूर्ण घटनाएं, उसके बारे में। 5 अक्टूबर 1789 को 6-7 हज़ार महिलाएं सम्राट वर्साई के महल तक पहुंच गई। सम्राट के महल वर्साई पहुंच गई। सम्राट के महल का नाम क्या था? वर्साई, जो कहाँ पर था? पेरिस में था। पेरिस फ्रांस की राजधानी थी उस टाइम में भी, और वहाँ पर महल था वर्साई। वहाँ पहुँच गई, वहाँ पर राजा रहता था। उसके महल पहुँची और रोटी की मांग करने लगी। राजा को कहने लगी हमें रोटी दो। राजा एवं उसके परिवार को पेरिस लाने की मांग होने लगी। वर्साई के महल से पेरिस में लाने, जो पेरिस का महल पेरिस है, उससे जो वर्साई महल है वो थोड़ा दूर है, पहाड़ में था। इसीलिए अब ये स्त्रियां मांग करने लगी कि राजा और राज परिवार को पेरिस लाओ। यह मांग करने लगी। वर्साई के महल के आगे जाकर उस चारों तरफ को, उस महल को घेर लिया स्त्रियों ने। राजा भीड़ का कैदी हो गया। 6 अक्टूबर को राजा व राज परिवार को संपूर्ण मार्ग में भीड़ उत्साहित दिख रही थी। नाच गान के साथ ये नारा कि हमारे साथ रोटी वाला और उसका परिवार है बराबर लगाया जा रहा था। पेरिस में राजा की स्थिति एक बंदी के समान हो गई। 10 दिन पश्चात राष्ट्रीय सभा भी पेरिस आ गई। जो राष्ट्रीय सभा थी वो भी अब पेरिस में आ गई 10 दिन के बाद, और राजा है वो भीड़ का कैदी हो गया और 10 दिन उस भीड़ का कैदी होना पड़ा राजा को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देख सकते हैं स्त्रियों का अभियान। सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ क्लर्जी। सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ क्लर्जी ये है जो विशेष प्रकार से पादरियों के लिए बनाया गया कानून था। ये पादरियों के लिए लागू किया गया कानून था। इसके माध्यम से सरस को राज्य के अधीन कर दिया गया। जो सरस है वो राज्य के अधीन है, वो कर दिया गया। किसके माध्यम से? इस सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी जो कानून था, संविधान था, उसके माध्यम से सरस को राज्य के अधीन कर दिया गया। पादरी वर्ग अब वेतन भोगी राज्य कर्मचारी बना दिया गया। जो पादरी वर्ग था उसको अब वेतन भोगी राज्य कर्मचारी बना दिया गया, पैसे दिए जाएंगे। सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ क्लर्जी ये पादरियों के लिए लागू किया गया संविधान था। ये संविधान है वो पादरियों के लिए तैयार किया गया था। इसके माध्यम से सरस को राज्य के अधीन कर दिया गया। इस संविधान के माध्यम से जो सरस हैं उसको राज्य के अधीन कर दिया गया। पादरी वर्ग अब वेतन भोगी राज्य कर्मचारी बन गया। पादरी वर्ग हैं वो वेतन भोगी कर्मचारी बन गया, उसको वेतन दिया जाएगा बदले में। पादरियों को संविधान के प्रति शपथ लेनी होती थी, और पादरी होते थे उनको संविधान के प्रति शपथ लेनी होती थी। और जो पादरी हैं वो इस संविधान के प्रति सहजता से शपथ ले लेते हैं तो वो ज्यूअर कहलाते, और सहजता से नहीं तो अस्वीकार करते हैं तो वो नॉन ज्यूअर कहलाते हैं। जिन पादरियों ने इस संविधान को सहज स्वीकार कर लिया वो ज्यूअर कहलाए, तथा जिन्होंने इस संविधान को अस्वीकार किया वे पादरी नॉन ज्यूअर कहलाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्यूअर किसे कहते हैं ये आ सकता है आपके छोटे छोटे प्रश्न। ज्यूअर और नॉन ज्यूअर में क्या अंतर है? जिन पादरियों ने संविधान के प्रति, फ्रांस की जो क्रांति है जो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जिन पादरियों ने इस संविधान को सहज से स्वीकार कर लिया। कौन सा संविधान? सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ क्लर्जी का सिद्धांत जो संविधान है उसको सहजता से स्वीकार कर लिया वो ज्यूअर कहलाए, और जिन्होंने इसे अस्वीकार किया वो नॉन ज्यूअर कहलाए। सिंपल सा है। अब 1791 में
प्रथम बार लिखित संविधान लिखा जाता है, रचना होती है। प्रथम बार लिखित संविधान की रचना होती है 1791 ईस्वी में। 1791 में प्रथम बार लिखित संविधान की रचना की गई है। संविधान जनता की इच्छाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। संविधान को जनता की इच्छाओं के अनुसार ही तैयार किया जाता है। इस संविधान में क्या मतलब क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राजा को वेतन भोगी बनाकर उसकी शक्तियां सीमित कर दिया गया। इसके अनुसार राजा को वेतन भोगी, राजा को मतलब तुम राज्य चलाओ, आपको वेतन दिया जाएगा और उसकी शक्तियां हैं वो सीमित कर दी गई। जनता की शक्ति को सर्वोच्च माना गया। जनता की शक्ति है वो इस सर्वोच्च आधार जन संप्रभुता की सिद्धांत हैं उसको लागू कर दिया गया। मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को लागू कर दिया गया, जो वर्तमान में भी चल रहा है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया सिद्धांत, जैसे कि भारत में है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया। ये जब दिया था जब 1789 के आसपास, फ्रांस की क्रांति के समय। राजा का पलायन, राजा है वो पलायन करता है, भागता है। कब भागता है? 20 जून 1791 को। 20 जून 1791 ईस्वी को फ्रांस का राजा लुई ब्रेनगाव के समीप भागने का प्रयास करते हुए पकड़ लिया जाता है। क्या होता है? 20 जून 1791 ईस्वी को फ्रांस का राजा लुई है वो ब्रेनगाव से होकर, उसके पास से होकर भागने का प्रयास करता है, तो वहीं पर वो पकड़ लिया जाता है। इस घटना ने राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना सुनिश्चित कर दी। ये घटना हुई, इसने गणतंत्र की स्थापना और राजतंत्र की समाप्ति को प्रबल दावेदार मान लिया गया और स्थापना इसकी सुनिश्चित कर दी। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फ्रांस के राजा लुई 16वें को मृत्युदंड दे दिया गया। कब? उसको पकड़ा कब जाता है? 20 जून 1791 को, और उसको 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के राजा लुई 16वें को मृत्युदंड दे दिया जाता है। इससे क्या होता है? इस घटना ने समस्त यूरोपीय देशों को फ्रांस की जनता के विरुद्ध कर दिया। सभी जो यूरोप के देश हैं उनको हैं किसके? फ्रांस की जनता के विरोध कर दिया। इस घटना ने, किस घटना ने? 21 जनवरी की घटना ने, 21 जनवरी 1793 की घटना, जो फ्रांस के राजा लुई 16वें को मृत्युदंड दे दिया गया, उसकी घटना को पूरे यूरोप को फ्रांस की जनता के विरुद्ध उठ खड़ी कर देती है। तो क्या होता है? प्रसा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। कौन? फ्रांस के लोग। अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्या हुआ था? जो जनता थी उनको, जब राजा को पकड़ा था, जो ब्रेनगाव से होकर वो भागने का प्रयास कर रहा था 20 जून 1791 ईस्वी को, तो क्या कर दिया? उसको पकड़ दिया, गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार किया तो उसको छुपके मदद कर रहे थे ये देश, प्रसा व ऑस्ट्रिया के देश हैं, वो उसको छुपके राजा को मदद कर रहे थे, राजा की सहायता कर रहे थे। तभी जो जनता और सामान्य वर्गों को, ये क्रांतिकारियों को पता चल गया कि ये दोनों प्रसा और ऑस्ट्रिया हैं उसकी मदद कर रहा है। तो क्या होता है? अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि इनके निरंकुश शासक लुई 16वें की मदद करने के प्रयास कर रहे थे। ये मृत्युदंड पहले का है, मृत्युदंड बाद में दिया जाता है, लेकिन पहले उनको, जो नेशनल असेंबली है, उनको पता चल जाता है कि जो प्रसा और ऑस्ट्रिया हैं वो राजा की मदद कर रहे हैं छुपके से। तो जो नेशनल असेंबली हैं, क्रांतिकारी हैं, वो प्रसा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। क्रांतिकारियों ने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जन सामान्य का युद्ध कहा। यूरोपीय राजा थे, उन्होंने क्या कहा? जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा, इस युद्ध को क्या कहा कि ये युद्ध है वो यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जन सामान्य का युद्ध है। यूरोप के राजा और जो कुलीन वर्ग हैं उनके विरुद्ध है, वो जन सामान्य हैं, वो विरोध कर रहे हैं,
विद्रोह कर रहे हैं। इस समय कवि राजेट दी लैल द्वारा रचित मार्सिले गीत भी स्वयं सेवकों द्वारा गाया गया। किसके द्वारा? राजेट दी लैल, जो वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रगान है। राजेट दी लैल द्वारा रचित मार्सिले गीत, जो वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रगान है, वो भी गाया गया। सितंबर हत्याकांड। सितंबर हत्याकांड इसे सितंबर हत्याकांड क्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सितंबर में हुआ था। इसमें लगभग 800 स्वीक सैनिक हैं वो मारे गए थे। ये किसके विरुद्ध होता है? जब लुई सोल्वे को पकड़ लिया जाता है, ब्रेन गांव से होकर वो निकलने का प्रयास करता है, उसको पकड़ लिया जाता है। तभी जो परसा हैं उसके सेनापति हैं वो फ्रांसीसी जनता को धमकी देता है कि इसको छोड़ दो, अन्यथा परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं। परिणाम अलग होगा, उसको भुगत लेना, ये है धमकी देते हैं। तो सितंबर में जो क्रांतिकारी हैं वो विरोध करते हैं और राजा के जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उनको मार देते हैं और लगभग 800 स्वीक सैनिक उसमें मारे जाते हैं। सितंबर हत्याकांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसा के सेनापति ने फ्रांसीसी जनता को फ्रांस के शासक को मुक्त करने का आदेश दिया। परसा के सेनापति ने फ्रांसीसी जनता को क्या कहा कि जो फ्रांस के शासक है लुई सोल्वे, उसको मुक्त कर दो। ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। इस घोषणा ने फ्रांसीसी जनता को भड़का दिया। 10 अगस्त 1792 ईस्वी को दिन बेड ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया। 10 अगस्त 1792 ईस्वी में जनता ने वो राजमहल पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर राजा के जो रक्षक थे उनको मार दिया। इस विद्रोह में लगभग 800 स्वीक सैनिक मारे गए। अब राजतंत्र हटाने की मांग की जाने लगी। जैकोबिन दल के सदस्यों ने नया संविधान बनाने की मांग रखी। जैकोबिन दल के जो सदस्य थे उन्होंने ये मांग करने लगे कि जो संविधान है उसको नया बनाया जाए। अब अस्थायी कार्यपालिका निर्माण कर दांते को उसका अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण किया और दांते को उसका अध्यक्ष बनाया। संपत्ति के आधार पर मत अधिकार को समाप्त कर सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। सभी के लिए समान मताधिकार दिया गया। पहले क्या संपत्ति के आधार पर मत अधिकार देने का था। दांते ने उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन पर राजा या शत्रु देशों को सहायता पहुंचाने की आशंका की। लेकिन इसने क्या किया? दांते जो अस्थायी कार्यपालिका का अध्यक्ष बना, उसने क्या किया? जिस पर भी संदेह हो कि जो ये देशद्रोह है और इसने शत्रु जो देश हैं उसकी सहायता की है, तो उसको मौत के घाट उतार दिया। यह हत्याकांड 2 से 6 सितंबर के बीच हुआ, इसीलिए इसे सितंबर हत्याकांड कहते हैं। इसीलिए इसे सितंबर हत्याकांड कहा जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये दांते जब कार्यपालिका का अध्यक्ष बनता है, जैकोबिन दल के जो सदस्य हैं वो नया संविधान बनाने की मांग करते हैं, तो क्या होता है? दांते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण कर उसका अध्यक्ष बन जाता है और जो भी संपत्ति के आधार पर जो मत अधिकार थे उसको समाप्त करते हैं। ये सब कुछ होता है और 2 से 6 सितंबर के बीच ये हत्याकांड होता है, इसीलिए इसे सितंबर हत्याकांड कहा जाता है। अब है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन क्या होता है आपको पता होगा। जीरोदिस्ट और जैकोबिन ये दो दल हैं, उनके मध्य संघर्ष हैं। जो जीरोदिस्ट दल कह रहे हैं कि सितंबर हत्याकांड के उत्तरदायी दांते और जीरोदिस्ट दल हैं, ये उनमें ऐसा कुछ विरोध होता रहता है। उसके बारे में उनका समय भी नेशनल कन्वेंशन का भी समय कब होता है? 1792 से लेकर 1795 ईस्वी तक माना जाता है। इसके शासन 20 सितंबर 1792 ईस्वी से 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी के मध्य रहा। यह काल जैकोबिन व जीरोदिस्ट दलों के मध्य हुए संघर्ष तथा जैकोबिन द्वारा किए गए हत्याकांडों के लिए जाना जाता है। बावजूद इनके
कन्वेंशन द्वारा देश को स्थायित्व प्रदान करते हुए गणतंत्र की स्थापना की गई। जैकोबिन व जीरोदिस्ट दल पेरिस के महत्व पर राजा पर अभियोग एवं सितंबर हत्याकांड के उत्तरदायित्व के प्रश्नों पर बंटे हुए थे। यह दोनों ही दल की जो जीरोदिस्ट दल था वो पेरिस को अधिक महत्व दे रहे थे और राजा पर अभियोग लगाया था जो मृत्युदंड का, और सितंबर में जो हत्याकांड हुआ था उसके उत्तरदायित्व के प्रश्नों पर ये दोनों ही दल बंटे हुए थे। जीरोदिस्ट दल उस जैकोबिन दल को इसका उत्तरदायी मानते थे। सितंबर हत्याकांड जैकोबिन दल के सदस्यों द्वारा किए गए थे। जीरोदिस्ट चाहते थे कि इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों दांते व मारा को सजा दी जाए। जीरोदिस्ट दल जैकोबिन दल द्वारा पेरिस को अत्यधिक महत्व देने के खिलाफ थे। जो जैकोबिन दल थे वो पेरिस को अत्यधिक महत्व देते थे, लेकिन जो जीरोदिस्ट दल हैं वो इसके इतने महत्व देने के पक्ष में नहीं थे। जैकोबिन और जीरोदिस्ट दल के बारे में आगे थोड़ी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन तब तक ये आप जानो, ये जो नेशनल कन्वेंशन है ये इन दोनों के बीच में होता है। कब से? 1792 से 1795 ईस्वी के मध्य में इन दोनों के मध्य संघर्ष होता रहता है। जो ये कहते हैं कि जो जीरोदिस्ट दल हैं वो जैकोबिन दल पर ये आरोप लगाते हैं कि सितंबर हत्याकांड के लिए जो ये चाहते हैं, जीरोदिस्ट दल ये चाहते हैं कि जो सितंबर हत्याकांड हुआ उसका उत्तरदायी दांते उसको सजा दी जाए, और जो पेरिस को अत्यधिक महत्व देते हैं जैकोबिन दल उसके एक खिलाफ हैं जीरोदिस्ट दल वाले। ये उनमें ऐसे कुछ चलता रहता है। जीरोदिस्ट दल चाहते हैं कि ये हो गया। जीरोदिस्ट दल जैकोबिन द्वारा पेरिस के अत्यधिक खिलाफ थे। जीरोदिस्ट अभियोग चलाकर ही राजा को सजा देना चाह रहे थे, जबकि जैकोबिन इस कार्य को तुरंत बिना अभियोग के ही करने के पक्षधर थे। जैकोबिन दल हैं, जीरोदिस्ट दल हैं, वो क्या करना चाहते थे कि कुछ अभियोग चलाकर राजा को सजा दी जाए, लेकिन है वो जैकोबिन दल हैं वो इसको तुरंत कार्य करने के पक्ष में थे। चलिए, राजा को कन्वेंशन में हुए मतदान के आधार पर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को मृत्युदंड दिया गया। इस घटना को इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली के राज्यों, रूस, स्पेन, हॉलैंड, स्पेन आदि को फ्रांस के विरुद्ध कर दिया। जैकोबिन दल के नेता रॉबस्पियर, मारा व दांते जीरोदिस्टों से नफरत करते थे। इसी कारण अब फ्रांस है वो गृह युद्ध की चपेट में आ गया। फ्रांस में दो सरकारें काम करने लगी, एक पेरिस की सरकार या कम्यून या जैकोबिन दल, तथा दूसरी शेष फ्रांस की सरकार या जीरोदिस्ट दल या कन्वेंशन की सरकार। अब फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया इन दोनों दलों के मध्य। एक तो यो पेरिस की सरकार यानी जैकोबिन और एक जीरोदिस्ट, यही। तो इसलिए नेक्स्ट चलते हैं। कन्वेंशन की सरकार क्रांतिकारी फ्रांस की तीसरी संसद थी। इसके कार्यकाल में ही 21 सितंबर 1792 ईस्वी को राजतंत्र की समाप्ति व गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। उस समय देश के भीतर व बाहर क्रांति विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसे नियंत्रित करने के लिए नेशनल कन्वेंशन द्वारा मार्च 1793 से लेकर जुलाई 1794 ईस्वी तक का आतंक का शासन स्थापित किया गया। इसके तहत शक्तिशाली कार्यपालिका का गठन कर क्रांति विरोधियों को मृत्युदंड दिया गया। ये कब से होता है? कन्वेंशन की सरकार है वो फ्रांस की तीसरी संसद मानी जाती है, लेकिन और इसी के कार्यकाल में 21 सितंबर 1792 में राजतंत्र की समाप्ति होती है। और उस समय है वो देश के भीतर और बाहर हैं वो क्रांति विरोधियों के लिए संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। तो इसी की क्रांति को नियंत्रित करने के लिए जो कन्वेंशन की सरकार थी उसके द्वारा एक फैसला लिया गया। मार्च 1793 से लेकर जुलाई 1794 तक की आतंक का शासन स्थापित किया जाए। जो भी क्रांति विरोधियों के बीच या फिर देश विरोधी, देशद्रोही हो उनको मौत के घाट पर उतार दिया जाए। इसके तहत शक्तिशाली कार्यपालिका का गठन कर
मृत्युदंड, क्रांति विरोधियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके 3 अंग थे, जन रक्षा समिति, सामान्य सुरक्षा समिति यानी न्याय, और तीसरी न्यायपालिका। फ्रांस की राजनीति उस समय गणतंत्रवादी समर्थक, फ्रांस की राजनीति में उस समय गणतंत्रवादी समर्थक 2 प्रमुख दल थे। पहला था जीरोदिस्ट दल और दूसरा जैकोबिन दल। तो अब जानते हैं जीरोदिस्ट दल क्या था और जैकोबिन दल क्या था, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चलिए, जीरोदिस्ट दल, इस दल के अधिकांश नेता फ्रांस के जीरोद प्रांत से संबंधित थे, इसीलिए इसे जीरोदिस्ट दल कहते हैं। जीरोदिस्ट दल क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रांस के जो जीरोद प्रांत हैं उससे अधिकांश नेता थे, इसीलिए इसे जीरोदिस्ट दल कहा जाता है। इस कारण इनका दल जीरोदिस्ट दल कहलाया। जीरोदिस्ट दल के नेता आदर्शवादी, गणतंत्रवादी व उत्साही व्यक्ति थे, लेकिन वे अनुभवहीन, अव्यवहारिक व्यक्ति थे। वे बहुत, उसमें इतना अनुभव नहीं था, व्यवहारिक नहीं थे। लेकिन आदर्शवादी और गणतंत्रवादी तो थे, लेकिन मंदबुद्धि के थे, अव्यवहारिक थे, अनुभवहीन थे, उतना अनुभव नहीं था उनके पास। किनके पास? जीरोदिस्ट दल के सदस्यों के पास, दल के नेताओं के पास। इस कारण 1791 ईस्वी की व्यवस्थापिका सभा में इस दल का बहुमत होने पर भी ये जैकोबिन दल के सदस्यों से संघर्ष में पराजित हो गए। 1792 में क्या हुआ था? 1791 ईस्वी की व्यवस्थापिका में, जो 1791 की व्यवस्थापिका थी, उसमें इसका बहुमत था, फिर भी ये कुछ भी नहीं कर सके और उस संघर्ष में पराजित हो गए। वे पेरिस को के अत्यधिक महत्व के विरुद्ध थे। जो जैकोबिन दल हैं वो पेरिस को अत्यधिक महत्व देते थे, बल्कि ये हैं उनके विरुद्ध थे। इसी कारण उनका कहना था कि पेरिस फ्रांस नहीं है। ब्रिसो व मादाम रोला इस दल के प्रमुख नेता थे। ये था जीरोदिस्ट दल। अब जान लेते हैं जैकोबिन दल क्या था, उनके बारे में भी। जैकोबिन दल, इस दल का केंद्र है वो पेरिस था, इसलिए वो पेरिस को अत्यधिक महत्व देते थे। इस दल के सदस्य अधिक व्यवहारिक व उग्र गणतंत्रवादी व्यक्ति थे, जल्दी कुछ भी चाहते थे तत्काल। इनके द्वारा गणतंत्र की सुरक्षा हेतु आतंक का राज्य स्थापित किया गया, जो 1793 से 1794 के बीच आतंक का शासन स्थापित किया गणतंत्र की रक्षा के लिए। क्यों? जब 21 सितंबर 1792 में इनके जो जैकोबिन दल की जो सत्ता थी, उसी समय जैकोबिन दल की सत्ता के समय आज़ाद हुआ। ये उनका बहुमत था उस समय। किसका? जैकोबिन दल का बहुमत था, उनकी सरकार थी, तभी ये गणतंत्र हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई और राजतंत्र की समाप्ति हुई। कहाँ पर? फ्रांस में। तभी वहाँ पर बाहरी एवं आंतरिक क्रांति के विरोधी बहुत थे, उनको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने आतंक का शासन स्थापित किया। और इस दल के प्रमुख नेता थे दांते, रॉबस्पियर, हेबर, मारा इस दल के प्रमुख नेता थे। रॉबस्पियर द्वारा ही आतंक का शासन स्थापित किया गया था। वह फ्रांस में सद्गुणों का राजतंत्र स्थापित करना चाहता था। इस दल की अधिकांश बैठकें पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब गिरजाघर में होती थी और इस दल की सबसे ज़्यादा बैठकें कहाँ पर होती थी? पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब गिरजाघर में होती थी। इस कारण ये दल जैकोबिन दल कहलाया। इसे जैकोबिन दल क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसकी अधिकांश बैठकें कहाँ पर होती थी? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब गिरजाघर में होती थी। जैकोबिन दल के सदस्यों में छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर व मजदूर शामिल थे। इनके सदस्यों में जैकोबिन दल के सदस्य लंबी पतलून पहनते थे, इस कारण उन्हें 100 कुलात के नाम से जाना गया। ये लंबी पतलून पहनते थे, इसलिए इसे 100 कुलात के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वतंत्रता के प्रतीक लाल टोपी को भी पहनते थे। जैकोबिन दल के सदस्य हैं वो लाल टोपी को भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता की प्रतीक थी।
उस समय कुलीन वर्ग धारीदार ब्रेसेस घुटना पहनते थे। इस प्रकार शौकुलात बिना घुटने वाला कुलीनों का विरोध प्रतीक था। तो ये देख सकते हैं जैकोबिन दल के ये सदस्य के वस्त्र। अब है आतंक का शासन। रॉबस्पियर द्वारा आतंक का शासन रॉबस्पियर द्वारा गणतंत्र की रक्षा, आंतरिक विद्रोह के दमन व फ्रांस की विदेशी आक्रमणों से रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। रॉबस्पियर द्वारा नियंत्रण एवं दंड की सशक्त नीति अपनाई गई। वास्तव में जैकोबिन दल के नेताओं ने आतंक का उपयोग व्यक्तिगत व दलगत वैमनस्य तथा निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया था। इन्होंने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए इसका प्रयोग किया। आतंक के शासक का जैकोबिन दल के सदस्यों ने। वैसे तो इससे बाहरी शत्रुओं और क्रांति विरोधियों पर भी सफलता तो मिली थी, लेकिन इसे लगातार जारी रखना गलत था। इसे लगातार जारी नहीं रखना था। ठीक है, थोड़े बहुत 2-3 महीने रख सकते थे, लेकिन 1893 से 1894 1 वर्ष तक ये रखना इतना कठिन था। ये सही नहीं था इतना रखना। दांते द्वारा विद्रोह के दमन के पश्चात इसे समाप्त करने पर बल दिया। दांते ने इसे कहा कि इसे समाप्त कर दो, अब विद्रोह हो गया है तब, तो अब इसे समाप्त कर दो। लेकिन रॉबस्पियर ने इसे गिलोटिन पर चढ़वा दिया, इसे बंद नहीं किया और भी अधिक कर दिया। इस महा आतंक की समाप्ति कब होती है? 28 जुलाई 1794 ईस्वी को रॉबस्पियर के पतन के साथ ही होती है। जब रॉबस्पियर की मृत्यु होती है तभी ही उसकी समाप्ति होती है। रॉबस्पियर की मृत्यु भी कब होती है? 28 जुलाई 1794 ईस्वी को, और आतंक के शासन की समाप्ति 28 जुलाई 1794 ईस्वी को। ये दौर संपूर्ण क्रांति के कलंक के समान है। ये देख सकते हैं, ऐसे था आतंक का शासन। नेशनल कन्वेंशन द्वारा 1795 ईस्वी में नया संविधान बना दिया गया। और नेशनल कन्वेंशन ने क्या कर दिया? 1795 ईस्वी में नया संविधान बनाया। इनके द्वारा शासन की शक्ति 5 व्यक्तियों की समिति को सौंप दी गई। ये व्यवस्था डायरेक्टरी शासन व्यवस्था कहलाई। जो नेशनल कन्वेंशन था उसने एक नया संविधान बनाया 1795 ईस्वी में, और इसके द्वारा शासन की जो शक्तियां हैं वो 5 व्यक्तियों के हाथों में दे दी गई। उसे डायरेक्टरी शासन व्यवस्था कहते हैं। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं, डायरेक्टरी व्यवस्था क्या थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। डायरेक्टरी व्यवस्था ये व्यवस्था अक्टूबर 1795 ईस्वी से नवंबर 1799 ईस्वी तक रही। ये व्यवस्था डायरेक्टरी व्यवस्था कब से कब तक चली? अक्टूबर 1795 ईस्वी से लगाकर नवंबर 1799 ईस्वी तक चली। ये पूर्णतः असफल सिद्ध हुई, सफल नहीं रही, असफल रही ये डायरेक्टरी व्यवस्था। मैंने अभी शासन व्यवस्था कहा, डायरेक्टरी शासन व्यवस्था नहीं, डायरेक्टरी व्यवस्था, सॉरी उसके लिए। डायरेक्टरी जिसे संचालक मंडल कहा जाता है का शासन आंतरिक प्रशासन के मामलों में दुर्भाग्यशाली रहा, मगर वैदेशिक मामलों में उसने सफलता प्राप्त की। संचालक मंडल ने 1795 ईस्वी से ही स्पेन, पर्सा, हॉलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी व इटली राज्यों से संधि कर युद्ध समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके जो घरेलू मामले थे उसमें उसने इतनी शिकस्त नहीं प्राप्त की, लेकिन विदेशी मामलों में उसने बहुत ही सफलता प्राप्त की। जैसे कि उसने हॉलैंड, पर्सा और पुर्तगाल, जर्मनी जैसे उनको साथ संधि करके युद्ध को समाप्त कर दिया, उसमें एक सफलता प्राप्त की। दूसरी ओर उसने क्या कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया। अब केवल इंग्लैंड ही शेष था जो फ्रांस को आंख दिखा रहा था, मगर संचालक मंडल के सदस्य अपनी अयोग्यता के कारण प्रांतीय दंगों को रोकने में असमर्थ रहे। जो राज्यों में दंगे हो रहे थे उसको रोकने में वो असफल हो गए।
जैकोबिन दलों के सदस्यों ने पैंतीन नामक सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और जो जैकोबिन दल के सदस्य थे उन्होंने क्या कर दिया, पैंतीन नामक सोसाइटी की सदस्यताएं वो ग्रहण कर ली। संचालक मंडल का विरोध प्रारंभ हो गया। तो इन्होंने क्या कर दिया, किसने, जैकोबिन दल के सदस्यों ने पैंथाइन नामक सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण करके जो संचालक मंडल था उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। यह संस्था ट्रिब्यून नामक पत्रिका निकालती थी। ये जो पैंथाइन नामक सोसाइटी थी वो ट्रिब्यून नामक पत्रिका निकालती थी। बढ़ती महंगाई ने देश की हालत जर्जर कर रखी थी। इन सभी हालतों ने नेपोलियन के उत्थान में मदद की। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, खासकर महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा और उसके क्या परिणाम निकले, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।